अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। जो पूरा एक सिस्टम की जो आउटलाइन थी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व थे बेटे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म, यानी कि जो पूरी रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, जो ब्रीदिंग हो रही है, हम सांस ले रहे हैं, कुछ गैसेज जो हैं वो इन हो रही हैं, कुछ गैसेज जो हैं वो आउट हो रही हैं, ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने सारा उसकी जितने ऑर्गन्स थे उनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने। अब स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम लोग एक दफ़ा अपनी पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट किया उसकी एक दफ़ा हम लोग आउटलाइन देखते हैं। देन मैं आपको ब्रीदिंग शुरू करवाऊंगी। ब्रीदिंग शुरू करने से पहले एक दफ़ा इसको रिकॉल करना जो है वो ज़रूरी है। अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की और मैंने पूरा एक पैसेज जो है वो आपको ड्रॉ करके दिखाया। डेट इज नोन एज, जो ये पूरा एक पैसेज वेज था, इसको हम लोग क्या कहते थे? रिस्पायरेटरी ट्रैक। रिस्पायरेटरी ट्रैक को हम लोगों ने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक थी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और एक हमारे पास क्या आता था? लो रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास तीन ऑर्गन आते थे बेटे। एक था हमारे पास नेजल कैविटी, एक हमारे पास क्या था? फेरिंग्स, और देन हमारे पास क्या था? लेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का पार्ट था, डेट इज नोन एज लो रिस्पायरेटरी ट्रैक। लो रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगेन हमारे पास तीन ऑर्गन आते थे। कौन कौन से? ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। ठीक है, टू लंग्स थे, लेफ्ट और राइट। ये एक पूरी एक आउटलाइन थी, एक पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक किस तरह का होता है वो सारा मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ये पूरा पैसेज वे है। एयर कहाँ आएगी? एयर आएगी नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से हमारा यहाँ पे नोस्ट्रल्स थे, वहाँ पे आएगी। नोस्ट्रल्स में क्या कुछ था? कौन कौन से ऑर्गन्स थी यहाँ पे? ऑर्गन कैसा था? मेम्ब्रेन कैसी थी? यहाँ पे क्या सिक्रीशन हो रही थी? वो हमने डिटेल से पकड़ अच्छी तरह से स्टडी किया। उसके बाद ये जो एयर थी ये ह्यूमिड होगी, मॉइस्चर होगी, मॉइस्ट एयर बन गई। देन ये कहाँ गई? आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद ये एयर कहाँ जाती है? लेरिंग्स में। और लेरिंग्स की जो ओपनिंग भी थी यहाँ पे, डेट इज नोन एज ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस की जो कवरिंग थी उसको हमने क्या नाम दिया था? एपिग्लॉटिस का। इसके बाद बेटे जो एयर थी वो मूव करती है फ्रॉम लेरिंग्स टू ट्रैकिया। ये ट्रैकिया था, मैंने आपको बताया, जहाँ पे सी शेप कार्टिलेज जो है वो इसका स्ट्रक्चर था। एयर कहाँ गई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया आगे फर्दर दोनों लंग्स में ओपन हो जाता था, और जब वो दोनों दो ब्रांचेस में डिवाइड होता था ट्रैकिया, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? ब्रोंकस कहते थे। ये ब्रोंकस, एक ये ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे जो है वो फाइन ट्यूब्स में जो है वो डिवाइड फर्दर होता था ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल जो है वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती थी। और उनके एंड पे हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता था? एल्वोलाई आता था। एल्वोलाई वो स्ट्रक्चर था, उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वो फंक्शनल यूनिट है। किसका फंक्शनल यूनिट है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का, या लंग्स का भी आप लोग उसको फंक्शनल यूनिट कह सकते हो। क्योंकि जितनी भी गैसेस का एक्सचेंज होना है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो सारा का सारा कहाँ होना है बेटे? एल्वोलाई में होना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ये डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया। देन हम लोग गए लंग्स की तरफ। लंग्स का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, इसकी सारी लेबलिंग मैंने आपको करवाई। ठीक है, अच्छी तरह से हर पार्ट जो है मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया। देन हम मूव किए, जो मैंने आपको बताया था फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की तरफ हम मूव किए। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या थे? एल्वोलाई का स्ट्रक्चर था। ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये कल का हमारा लेक्चर था, कल हमने ये पढ़ा था और कल ही हमने ये ड्रॉ किया था एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है क्लस्टर ऑफ एल्वोलाई। यहाँ पे आपको क्लस्टर्स नजर आते हैं एल्वोलाई के। ठीक है, और ये वो जगह थी, ये वो ऑर्गन था जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से रिलीज हो जाती है थ्रू ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूजन ही के जरिए जो है वो पूरे ब्लड में जो है वो शामिल होगी और ब्लड से पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हमने कल अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा। अच्छा, अब ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन अगर हम चाहें, अगर मैं आपको हम कहें कि जो पूरा पैसेज वे है इसको एक समरी की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो देन आप इसको किस तरह से राइट करोगे बेटे, वो मैं आपको बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ उसको राइट करें।
एक समरी जब हो जाती है ना, तब वो चीज़ हमारे लिए जो है उसको याद करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम इस पूरे एयर पैसेज वेज को अगर एक समरी की फॉर्म में मैं आपको लिख के दूं, तो आप लोगों को उसको याद करना, उसके मेन पॉइंट्स को ज़्यादा ईजी रहेगा और आप लोग उसको भूलोगे नहीं। जस्ट टू रिमेंबर, हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एयर पैसेज वेज। ठीक है, एयर पैसेज वे यानी कि जो हवा का जो पूरा पैसेज है, हवा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है, वो सारा हमने डिटेल से पढ़ा। उसी को अगर हम इस तरह कीवर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे राइट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले एयर कहाँ जाती है बेटे, एयर जाती है नोस्ट्रिल के अंदर। ठीक है, कहाँ गई थी, नोस्ट्रिल में। नोस्ट्रिल से एयर कहाँ मूव की, हमारे पास हमने क्या पढ़ा था, बताओ मुझे, शाबाश, आप लोग बताओगे, बोलो। नोस्ट्रिल के बाद एयर जो है वो जाती है हमारे फेरिंग्स में। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फेरिंग्स, PHARYNX। फेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाती है, ये जाती है लेरिंग्स में, LARYNX। ठीक है, और लेरिंग्स के बाद एयर आगे फर्दर मूव करेगी। लेरिंग्स जो है इसको हम लोग क्या कहते थे कि ये कनेक्ट करता था किसको, फेरिंग्स को और ट्रैकिया को। इसके बाद जो एयर है वो मूव करेगी टूवर्ड ट्रैकिया, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आपके पास क्या आएंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई, BRON, चलो इसको कैपिटल में लिख लेते हैं हम, ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फर्दर डिवीजन होगी और आपके पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई, BRONCHI। सेकेंडरी के बाद हमारे पास कहाँ मूव करेगी ये, टर्शरी में। ठीक है, TER, टर्शरी ब्रोंकाई। और टर्शरी ब्रोंकाई अगेन जो है वो डिवाइड हो जाएंगे किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, CHIOLES। और ब्रोंक्यूल जो हैं वो फर्दर जो है डिवाइड होंगे किसमें, हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होंगे ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स जो है वो कहाँ अब डिवाइड होंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो हैं वो एंड अप होते हैं किसमें, एल्वोलर डक्ट में। ठीक है, और एल्वोलर डक्ट्स जो हैं वो ओपन होंगी किसमें, एल्वोलाई में, ALVEOLI। एंड दिस इज द एंड ऑफ एयर पैसेज वे। ये सारा बेटे हमने रिकॉल किया एयर पैसेज वे। ठीक है, एयर का जो रास्ता है, एयर कहाँ से स्टार्ट हुई जाना और कहाँ तक उसने एंड किया। एयर कहाँ गई, नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शरी, टर्शरी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डिवाइड आ गई कहाँ, हमारे पास एल्वोलर डक्ट आ गए, एल्वोलर डक्ट के बाद हमारे पास क्या आ गए, एल्वोलाई हो गए। और ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये एक पैसेज वे जो है वो आ गया कि एयर जो है वो कहाँ से जाना शुरू हुई थी, हमारे नोस्ट्रल से हमारी बॉडी के अंदर गई और उसका जो एंड था वो एल्वोलाई था। एल्वोलाई में जाके क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर शामिल होना, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारी बॉडी से रिलीज हो जाना, वो सारा का सारा जो है वो कहाँ होगा, वो एल्वोलाई के अंदर होगा। एल्वोलाई जो है दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और यहीं पे ये सिस्टम भी जो है वो अपने एंड पे पहुंच जाता है। तो ये एक पूरा एक आउटलाइन मैंने आपको दी किसकी, एयर पैसेज वे की। इसको आप लोग नोट कर लो और ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है ना, इसका मतलब है आप इजीली जो है इसके ऊपर नोट लिख सकते हो। ठीक है, और ये सारी हमने ड्रॉ भी की है कि पैसेज किस तरह से स्टार्ट हुआ। देखो, जब हमने यहाँ पे जब मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे एंड पे हमारे पास क्या बन गए थे, ब्रोंक्यूल्स बन गए थे ना। फिर ब्रोंक्यूल्स अभी मैंने लिखा भी है, ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड हुए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से क्या आपके पास बना है, एल्वोलर डक्ट। एल्वोलर डक्ट के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आता है, एल्वोलाई आता है। देखो यहाँ पे भी मैंने जब राइट किया तो मैंने यही राइट किया था,
टर्मिनल ब्रांक्यूल्स, उसके बाद एल्वोलर डक्ट, एल्वोलर के बाद आपके पास क्या आता है बेटे, एल्वोलाई आता है। और ये सारा का सारा जो एयर पैसेज वेज हैं, इस पूरे एयर पैसेज वेज में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो किस तरह के थे, उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अब हमने डिटेल से पढ़ लिया बेटे। अब हमने क्या स्टार्ट करना है, अब हमने स्टार्ट करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि जो पूरा ब्रीदिंग का जो सांस लेने का अमल है वो किस तरह से होता है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का पेज नंबर बेटे आप लोग ओपन करें 220, पेज नंबर 220 आप लोग ओपन करें। इस पेज पे यहाँ पे एक हेडिंग आपको नजर आएगी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप अंडरलाइन करो ब्रीदिंग को भी वेंटिलेशन को भी। Our lungs do not draw in air or push it out. Rather, it is done by creating negative and positive pressures in the lungs. This role is played by two sets of muscles, that is diaphragm, dome-like large skeletal muscles that separate thoracic cavity and abdomen, and number two, the intercostal muscles present between the pair of ribs. Inspiration एंड एक्सपिरेशन, देर आर टू टाइप ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक इंस्पिरेशन है और एक एक्सपिरेशन है। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपल ऊपर वाला प्रोसेस एक्सप्लेन करूं, देन हम आगे चलेंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने पढ़ना है। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है किसकी, ब्रीदिंग की या वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन एक ही बात है। मूवमेंट है किसकी मूवमेंट बेटे, एयर की मूवमेंट। एयर हवा का अंदर जाना, बॉडी के अंदर जाना और बॉडी से निकल जाना, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। उस पूरी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। क्लियर है, मैंने क्या कहा, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो। जो एयर की मूवमेंट है इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म। ओवर लंग्स डू नॉट ड्रॉ इन एयर और पुश इट आउट। ठीक है, हमारे जो लंग्स हैं वो ना तो एयर को अंदर लेके जाते हैं और ना ही एयर को बाहर निकालते हैं, यानी कि पुश करते हैं, बल्कि ये किसकी वजह से होता है, ये होता है प्रेशर की वजह से। कौन से प्रेशर, एक है नेगेटिव प्रेशर और एक है पॉजिटिव प्रेशर, जो कि लंग के अंदर क्रिएट्स होते हैं। उस प्रेशर की वजह से जो एयर है वो इन भी होगी और जो वही एयर जो है वो आउट भी होगी। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो कौन सा क्या है बेटे, वो क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर्स इन द लंग्स। इसी प्रेशर की वजह से, जो नेगेटिव है और पॉजिटिव प्रेशर है, इसी की वजह से जो एयर है उसकी मूवमेंट होगी इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हमारे पास पूरा जो ब्रीदिंग का सिस्टम है, इसमें दो तरह के मसल्स के सेट्स इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व हैं पूरे ब्रीदिंग के सिस्टम में, मसल के सेट्स इन्वॉल्व हैं। उन मसल्स के सेट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं डायफ्राम और एक होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों को अंडरलाइन करो। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रीदिंग के पूरे प्रोसेस में हमारे पास मसल्स इन्वॉल्व हैं कुछ, ठीक है। उन मसल्स को जो ब्रीदिंग के पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनको हम दो सेट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो कौन सा सेट है ऑफ मसल्स का, दैट इज नोन एज डायफ्राम। डायफ्राम जो हैं दे आर डूम लाइक, यानी कि उनकी जो शेप है वो डूम लाइक है, और दे आर लार्ज स्केलेटल मसल्स। और ये क्या करते हैं, ये थॉरिक कैविटी को एब्डोमेन से सेपरेट करते हैं। थॉरिक कैविटी क्या है, जो आपका ऊपर वाला सारा कैविटी है, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है आपका, और एब्डोमेन क्या है, आपका पेट, यानी कि वो एब्डोमेन को और थॉरिक कैविटी को सेपरेट करते हैं। क्या, आपके पास डायफ्राम। मैंने आप लोगों को जब रिस्पायरेटरी सिस्टम ड्रॉ करके दिखाया था, मैंने आपको डायफ्राम भी वहाँ पे ड्रॉ किया था। अगर आपको याद हो, जब हमने ये डायग्राम बनाई थी, बिल्कुल यहाँ पे नीचे मैंने सेट ऑफ मसल्स आप लोगों को दिखाए थे कि लंग्स के बिल्कुल यहाँ पे सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन मसल्स को हम लोग क्या कहते थे, डायफ्राम कहते थे। अब ये सारी की सारी ऊपर क्या है, चेस्ट कैविटी में, दिस इज थॉरिक कैविटी। थॉरिक कैविटी के अंदर पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये डायफ्राम है, और डायफ्राम के नीचे क्या होता है, आपका एब्डोमेन जो है वो स्टार्ट होता है। तो डायफ्राम जो है वो एब्डोमेन को और जो थॉरिक कैविटी है उसको क्या करता है, सेपरेट रखता है, एक दूसरे से मिलने नहीं देता।
दूसरी चीज़ हमने क्या यहाँ पे जो दूसरा सेट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियाँ आप कह सकते हो, जो हमारी रिब्स हैं जिन्होंने कवर किया हुआ चेस्ट कैविटी को, रिब्स के दरमियान में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, हर रिब्स के पेयर के दरमियान में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कह सकते हैं। आप सिंपली लिख लोगे प्रेजेंट बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, ये रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट देखें, हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने पढ़ा पहले इसकी डेफिनेशन के मूवमेंट है एयर की, जो इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ एयर है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, वेंटिलेशन भी कह सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो ये पूरा प्रोसेस है एयर के इन और आउट होने का, ये कंट्रोल हो रहा है बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर ऑफ लंग्स। और यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है, ये जो पूरा ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, ये दो सेट ऑफ मसल से जो है ये कंट्रोल हो रहा है। वो कौन कौन से मसल्स थे, एक थे डायफ्राम और एक आपके पास कौन से आते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। नेक्स्ट आपका आता है कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग मैंने अभी क्या बताया, मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट। तो ये जो एयर की मूवमेंट है इन और आउट, इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि एयर का अंदर जाना। एक दूसरा प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज एक्सपिरेशन। एक्स का मतलब क्या होता है, आउट, रिलीज होना। तो एयर का बॉडी से बाहर जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन कहते हैं। यानी कि ब्रीदिंग को हम दो मेन टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंस्पिरेशन। इसी पेज पे बेटे यहीं पे आगे आपको हेडिंग नजर आएगी इंस्पिरेशन की। Taking in of air is called inspiration or inhalation. For this purpose, the diaphragm contracts. It causes the diaphragm to lower and take a more flattened shape. At the same time, the intercostal muscles contract. It raises the ribs and expands the rib cage. The contraction increases the space in the thorax. As a result, lung expand because of the adherence of the visceral and parietal pleural membrane. The expansion of lungs lowered the air pressure inside them. The pressure in lungs become lower than the atmospheric pressure and the air entered the lungs. यहाँ पे बेटे जो पहला प्रोसेस आपका लिखा हुआ है ब्रीदिंग का, डेट इज़ नोन एज इंस्पिरेशन। हमने क्या किया, ब्रीदिंग को दो मेन फेजेस में डिवाइड कर दिया, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एयर का इन होना जो है, एयर का अंदर जाना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। एयर का एक्सपेल होना, निकल जाना, रिलीज हो जाना बॉडी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की, ठीक है। इंस्पिरेशन अगर आपके बेटे तो उसमें आता है, क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको बजाय इसके कि आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो, आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो। अगर हम कोई भी चीज़ पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होता है वो भी अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन को आप लोग किस तरह से राइट करोगे, सारा मैं पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या करेंगे, टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब यही है, ठीक है, या तो उसको इंस्पिरेशन कहते हैं या उसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन। इनहेलेशन भी अगर आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, इंस्पिरेशन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका क्या है, इनहेलेशन। जब एयर अंदर जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो डायफ्राम जो है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है और ज़्यादा फ्लैट, यानी कि लोअर का मतलब होता है कि वो नीचे चला जाता है, थोड़ा सारा नीचे चला जाता है, लो हो जाता है और फ्लैट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर वैसे फ्लैटन नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब एयर अंदर जाती है तो स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। नंबर 2 पे मैंने आपको क्या कह दिया कि जब बॉडी के अंदर एयर जाएगी तो डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, डायफ्राम जो है वो लोअर हो जाएगा और ज़्यादा फ्लैटन हो जाएगा। इसके अलावा डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। ये हमने डायफ्राम के बारे में पढ़ लिया। इसी तरह दो तरह के मसल्स है ना, हमने शुरू में पढ़े कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में दो तरह के मसल्स इन्वॉल्व हैं। पहले मसल्स कौन से थे, डायफ्राम, उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि डायफ्राम क्या करेगा, कंट्रैक्शन होगी डायफ्राम की।
डायफ्राम लोअर हो जाएगा और ज़्यादा फ्लैटन इन शेप हो जाएगा। इसी तरह अब बारी आती है दूसरे मसल्स की। दूसरे मसल्स क्या थे? इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल, जब आपकी बॉडी में एयर जाती है तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं? दे कंट्रैक्ट। डायफ्राम भी कंट्रैक्ट करता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि रिब्स जो हैं वो रेस करती हैं और रिब के जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। रिब्स का पता है ना आप लोगों को? रिब्स क्या होती हैं? ये बेटे तो मैं आपको दिखाती हूँ, इधर रिब्स बनी होंगी, ये देखो। ये जो इस तरह बोन्स बनी होती हैं ना, इनको हम रिब कहते हैं। एक रिब है, ये दो है, ये तीन है, ये पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये पूरी की पूरी क्या है? रिब्स हैं। और ये जो सारी पूरी बॉडी में इस तरह पूरी थॉरिक कैविटी में प्रेजेंट होती है ना, इन्होंने केज लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। कंबाइनली पूरी की पूरी रिब्स को हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। ठीक है, ये रिब्स थी। तो इंस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ लिया कि जब एयर अंदर जाएगी डायफ्राम लोअर हो जाएगा, ज़्यादा फ्लैटेंड हो जाएगा और डायफ्राम क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो भी कंट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है कि रिब जो हैं वो रेज हो जाती हैं, थोड़ी सारी ऊपर हो जाती हैं। ठीक है, और जो आपके पास रिब केज है वो क्या करेगा? पूरा का पूरा रिब केज एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। इन सबकी कंट्रैक्शन की वजह से जो थॉरिक्स का स्पेस है वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब थॉरिक का स्पेस इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में लंग्स क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज ऑफ द एडहेरेंस ऑफ विसरल एंड पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। हमने स्टार्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि लंग्स के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, है ना? हमने पढ़ा था ना, प्लूरल मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन को आगे फर्दर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, आउटर और इनर। दो तरह की मेम्ब्रेन्स थी। एक आपके पास कौन सी आ रही थी? हमने पढ़ी थी विसरल, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? पेराइटल। ये उसी मेम्ब्रेन का अब जिक्र आया है। ठीक है, कि जब बेटे कंट्रैक्शन हुई डायफ्राम की और इंटरकोस्टल मसल्स की, जब कंट्रैक्शन हुई, पहले क्या हुआ? कंट्रैक्शन हुई। इसको समझो, बहुत ईजी है। दो मसल्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से? डायफ्राम और इंटरकोस्टल। ब्रीथ, जब हवा अंदर गई तो दोनों मसल्स, डायफ्राम भी और इंटरकोस्टल मसल भी क्या करेंगे बेटे? कंट्रैक्ट करेंगे। जब इनकी कंट्रैक्शन होगी तो रिब जो हैं वो रेजेस हो जाएंगी, रिब्स थोड़ी सारी ऊपर होंगी, जिसकी वजह से रिब के जो है वो एक्सपैंड करेगा। इन तमाम कंट्रैक्शन की वजह से कंबाइनली, यानी कि रिब केज भी एक्सपैंड किया, इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट किए, डायफ्राम कंट्रैक्ट किया, इन सब की कंट्रैक्शन की वजह से थॉरिक का जो स्पेस है वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। और जब थॉरिक का स्पेस इंक्रीज होता है उसके रिजल्ट में लंग्स जो हैं वो क्या करते हैं? लंग्स एक्सपैंड करते हैं। लंग्स क्यों एक्सपैंड करते हैं? लंग्स एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? विसरल और पेराइटल मेम्ब्रेन जो थी उसकी अडेरेंस की वजह से लंग्स क्या करेंगे? एक्सपैंड कर जाएंगे। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि इसकी एक्सपेंशन लंग्स की किस वजह से होती है, कैसे होती है। तो उसमें भी आपने ये यहाँ पे राइट करना है, ड्यू टू अडेरेंस ऑफ विसरल एंड पेराइटल मेम्ब्रेन्स। अच्छा, उसके बाद जब ये एक्सपेंशन होगी देन क्या होगा कि जब आपके लंग्स एक्सपैंड किए उसकी वजह से लंग्स का जो अंदर का इनसाइड का जो प्रेशर था वो क्या हो जाएगा? वो लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंदर का प्रेशर उसका लो हो जाएगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब उसका प्रेशर लो होता है तो लंग्स के अंदर एयर जो है वो बाहर से क्या हो जाएगी? एंटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर? लंग्स का प्रेशर क्या हो जाता है? इंटरनल प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से उस प्रेशर को दोबारा से इंक्रीज करने के लिए जो एयर है वो फौरन जो है वो कहाँ आएगी? इनसाइड आएगी, यानी कि लंग्स के अंदर आएगी। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा इंस्पिरेशन का पूरा जो है मेथड पढ़ा। एक्सपिरेशन मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, इंस्पिरेशन हम कल कवर करेंगे, ये ऑलरेडी बहुत लेंथी है और आपके लिए थोड़ा सारा नया भी है। हमने क्या पढ़ा कि जो पूरी मूवमेंट है किसकी? एयर की मूवमेंट है, एयर का अंदर जाना और एयर का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स दोबारा रिकॉल करूँ।
हमने ब्रीदिंग और वेंटिलेशन की डेफिनेशन कर ली। उसके बाद मैंने आपको क्या कह दिया कि हमारे लंग्स जो हैं वो एयर को ड्रॉ नहीं करते या पुश नहीं करते, या एयर लंग्स नहीं कर रहे काम कि उसको लंग्स लंग्स इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं है कि लंग्स ने हवा को अंदर लेके गए और लंग्स ने एयर एक्सपेल कर दी, नहीं, बल्कि वो क्या चीज़ है, डैट इज़ प्रेशर। कौन सा प्रेशर? जो लंग्स लंग्स से क्रिएट हो रहा है। दो तरह के प्रेशर क्रिएट होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। और इस पूरे ब्रीदिंग के सिस्टम में दो सेट इन्वॉल्व हैं, किसके? मसल्स के, जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हैं और हेल्प आउट कर रहे हैं। वो कौन से हैं? एक हमने पढ़े डायफ्राम और एक हमने क्या पढ़े? इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। डायफ्राम का मैंने बताया कि ये स्केलेटल मसल्स हैं जो थॉरिक कैविटी को और एब्डोमेन को सेपरेट करते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हमने क्या पढ़े कि जो रिब्स के दरमियान में मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो ब्रीदिंग है इसको हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आता है इंस्पिरेशन और एक आपके पास आता है एक्सपिरेशन। जो एयर का इन है, इन होना यानी कि हमारी बॉडी में हवा का जाना, एयर का अंदर जाना जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन या इनहिलेशन, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है, इस प्रोसेस की वर्किंग कैसी है, वो सारी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहला स्टेप मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब एयर अंदर जाती है तो डायफ्राम क्या होगा? लोअर हो जाएगा, ज़्यादा फ्लैटेंड हो जाएगा और उसकी कंट्रैक्शन होगी। फिर मैंने क्या बताया कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटे, वो भी एट द सेम टाइम जब डायफ्राम की कंट्रैक्शन हो रही है तो इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? सॉरी बेटे। उसके बाद जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करते हैं और इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो रिब जो हैं वो रेज हो जाती हैं, थोड़ी सारी ऊपर को हो जाती हैं। रिब के जो है वो एक्सपैंड करता है। इन तमाम कंट्रैक्शन की वजह से जो थॉरिक कैविटी है उसका स्पेस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लंग्स एक्सपैंड करते हैं। लंग्स क्यों एक्सपैंड करते हैं? लंग्स एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू विसरल एंड पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स की जब एक्सपेंशन होती है तो उसकी एक्सपेंशन की वजह से लंग्स का जो इंटरनल प्रेशर है यानी कि जो इनसाइड प्रेशर है वो क्या हो जाता है? वो लो हो जाता है। जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो क्या है? लोअर है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब लंग्स का प्रेशर बेटे इंटरनल क्या होता है? कम होता है, तो जो आउटसाइड से एयर है वो क्या होती है? वो लंग्स के अंदर आ जाती है। ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंस्पिरेशन। बहुत ईजी है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको भी हम पढ़ते जाते हैं। Atmospheric pressure is lower at high altitude. It means a greater increase in thoracic is required to make the pressure in lungs lower than the atmospheric pressure. That is why it is harder to breathe at high altitude. The body adapts mechanism to improve oxygen uptake under these conditions, which is why athletes often undertake high altitude training prior to competitions. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं, स्पेशली जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पे माउंटेन्स होती हैं बेटे, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह के एरियाज़ में जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लो होता है तो थॉरिक कैविटी को इंक्रीज़ होना पड़ता है ताकि लंग्स का प्रेशर जो है, जो लो था, उसको जो है वो मतलब पूरा किया जा सके एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहाँ पे लो है, लंग्स का भी लो है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? जब हमने इंस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था तो हमने कहा था कि जब लंग्स जो है, लंग्स का प्रेशर जो है लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो एयर है वो इन आती है। लेकिन इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी लोअर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे लो होता है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे, जैसे मैंने एग्जांपल दी नॉर्दर्न एरियाज़ की, इसका मतलब है थॉरिक कैविटी को ज़्यादा इंक्रीज चाहिए होता है प्रेशर में, ठीक है, टू मतलब आपका जो पूरा प्रोसेस है उसको कैपेबल बनाने के लिए, ठीक है। यही वजह होती है कि जब आप लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे जाते हो तो आपको ब्रीदिंग लेने में, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। आपने कभी नोट किया हो, जब हम नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, आप कभी हाइकिंग करो, कभी माउंटेन पे चढ़ो,
जैसे जैसे ऊपर जाते आते हो आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, वो यही रीज़न है। ठीक है ना? अब समझ आई क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो इस केस में हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप के अडैप्टेशन जो हैं, मैकेनिज़्म जो हैं वो अडैप्ट करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपटेक जो है वो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है इस तरह के एरियाज़ में जाके। और आगे एक और एग्जांपल भी लिखी हुई है कि जो एथलीट हैं वो ज़्यादातर जो है वो हाई एल्टीट्यूड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं कंपटीशन से पहले, ताकि उनकी बॉडी जो है वो ऐसे मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सके कि वो हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है बेटे वहाँ पे भी जो है वो इजीली जो है वो ब्रीदिंग कर सकें, सांस ले सकें, और जो पूरा ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको ईज आउट कर सकें। तो आज के टॉपिक में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने पढ़ा ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, और इसका जो पहला फेज था डेट इज इंस्पिरेशन वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसका सेकंड फेज डेट इज नोन एज एक्सपीरेशन बेटे वो कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।